बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 याद कर लिया होगा। आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जो कि है लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। यानी कि आपने अगर लैब में जाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में आप जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो उनको यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ती है। और वो कैसे कैसे करनी चाहिए आपको ये प्रॉपर आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, उन्होंने ये साइंस लगाए हुए हैं, ये साइंस भी यही शो कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपने फायर का ध्यान रखना है, आग वगैरह लग जाती है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं जिनसे आग लग जाती है। उसके बाद डेंजरस होते हैं कुछ चीज़ें, उनके आगे इस तरह का साइन लगा होगा, ठीक है। डेंजरस रिस्क ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के हवाले से उसने डेंजरस बता दिया इसको। उसके बाद रेडिएशन हैजर्ड्स, हैजर्ड कहते हैं नुकसानदायक, यानी कि इसके जो भी आप केमिकल यूज़ करने लगे हैं उसके ऊपर अगर इस तरह का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसके अंदर से रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है। इसके बाद है टॉक्सिक हैजर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर के हैं। उसके बाद वार्निंग मिल रही है आपको कि ये क्रूसिव है, ठीक है। तो आपके अगर हाथ पे ही गिर जाता है तो ये बहुत ही नुकसान का बायस बनेगा आपके लिए, तो इस वजह से ये क्रूसिव नेचर का है, ये भी उसके ऊपर इस तरह का साइन बना होगा, ठीक है। तो ये जो उन्होंने यहाँ पे साइन बताए हुए हैं वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो साइन है, अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी केमिकल लेबोरेटरी के अंदर आप जाते हैं और वहाँ पे केमिकल्स के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर इस तरह के साइन लगे हैं, इसका मतलब है आपने वहां से थोड़ा सा दूर रहना है, उन चीज़ों को यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे SLOs आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे लिखे होते हैं, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या स्टूडेंट ने लर्न करना है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करेंगे, हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ एक प्रॉपर बना हुआ है, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमने इसको याद कैसे करना है, क्योंकि एक पैराग्राफ बना हो तो उसकी प्रॉपर शेप नहीं समझ आती कि इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह याद करना है जैसे मैं अभी आपको गाइड करने लगी हूँ। इसकी हेडिंग्स बनाई जाएंगी, उसके बाद इसके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, आपने फिर इसको मार्क कर लेना और वैसे ही याद करना, फिर आपके लिए आसान होगा, ओके। केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो आपने केमिस्ट्री की लैब है उसके बारे में बताने लगे हैं, इज अ प्लेस वेयर अ स्टूडेंट इज ट्रेन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कि केमिकल लेबोरेटरी में क्या होता है, स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है कि वो देखे फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, बाय फॉलोइंग डेफिनेट प्रोसीजर। एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल जो कोई भी उसका रिएक्शन हो रहा है या प्रॉपर्टीज है वो समझनी है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले याद कर लेना है ये केमिस्ट्री लैब के बारे में कि हम क्यों केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में जाते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है। तो फिर उसमें आप ये बताएंगे कि हमें केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है किसी भी सब्सटेंस की जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, ओके। उसके बाद आएगा हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग द लेबोरेटरी वर्क अ स्टूडेंट शुड गेट हिमसेल्फ familiarize with the layout of laboratories and various fittings provides in the laboratories tables as well as side शेल्स, ठीक है। और वो बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी लेबोरेटरी में जाना चाहता है स्टूडेंट, तो उसको खुद को इन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि जो हर एक चीज़ लेबोरेटरी के टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसकी किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो आपने इसमें से यहाँ से याद करना है, ये मैंने निशान लगा दिया है। बेशक आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ये हेडिंग होगी की रूल्स। की रूल्स मतलब कि किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। ये चाबी है आपकी लेबोरेटरी में जाने से पहले, ठीक है। तो वो की रूल में सबसे पहले ये आएगा फॉर्मुलाइज विद द लेआउट। यहाँ से आपका पहला स्टेप शुरू होगा कि आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह चीज़ों को यूज़ करना है, ओके। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग करवाती हूँ। स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड इन टू कंडक्ट दी themselves
इन आ रिस्पॉन्सिबल मैनर एट ऑल टाइम इन लैब। तो ये तो आप बेशक पॉइंट ना भी करें, कोई मसला नहीं। इसमें बोला कि स्टूडेंट को अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना चाहिए लैब के अंदर, लेकिन इस स्टेप को मैं आपको मार्क नहीं करवाऊंगी, इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। दे आर एडवाइज्ड, यानी उनको बताया जाए नॉट टू वर्क अलोन इन अ लैब। ये पॉइंट आप याद करेंगे यहाँ से, ठीक है। नॉट, यहाँ से टू रहने देना, नॉट वर्क अलोन इन अ लैब, अकेले लैब में काम ना करें, किसी भी मतलब लैब अटेंडेंट या आपकी जो टीचर हैं उनकी प्रेजेंस में आपने लैब में काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका शुरू हो जाएगा। आपने जितने भी पॉइंट्स में बता रही इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख लीजिएगा, या फिर डॉट या स्टार बना के, ठीक है। जैसे आपका ये पहला पॉइंट था तो इसको आप 1 नंबर दे देंगे, और ये दूसरा पॉइंट है इसको 2 नंबर देंगे, और ये तीसरा वाला पॉइंट है तो इसको 3 वाला, ओके। एक्सपेरिमेंट्स शुड बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लैब इंस्ट्रक्टर। तो वही बात मैंने आपको बता दी है कि लैब अटेंडेंट या इंस्ट्रक्टर दोनों ही की बात है, ठीक है। लैब अटेंडेंट या लैब इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में या आपके टीचर की मौजूदगी में आपने करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टेप शुरू हो जाएगा, ये आपका 4th पॉइंट होगा। ऑल इक्विपमेंट शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। जितने भी इक्विपमेंट आपने यूज करने हैं उन सबको अच्छी तरह चेक करके फिर आपने यूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम से यूज करना शुरू कर देंगे, आपको पता ही नहीं है कि कुछ केमिकल्स हैं या कुछ चीजें इस तरह की हैं जिनको हमने एहतियात से यूज करना है, ठीक है। सारे इक्विपमेंट को चेक करो, जो भी चीजें हैं जो भी आपने यूज करनी है, जैसे आपने बीकर यूज करनी है, आपने कोई भी चीज यूज करनी हो तो उसके लिए फिर आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका फिर जो है 6 वाला पॉइंट शुरू होगा, डिटरमाइन दी पोटेंशियल हैजर्ड्स रिलेटेड टू एनी इक्विपमेंट। यानी कि आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी चीज का कोई हैजर्ड यानी कि नुकसान तो नहीं है, कोई आप ऐसी चीज यूज कर रहे हो जैसे कोई इलेक्ट्रिक चीज है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एक हैजर्ड है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलनी है, और उस वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है तो मैंने अपने गीले हाथ नहीं लगाने इसको, कहीं मुझे करंट ना लगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होगा, अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस करने हैं, मस्ट बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। यानी कि आपने हर लिहाज से अपनी सेफ्टी को जहन में रखना है कि मैंने अपने आप को सेफ रखना है, चीजों से महफूज रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये सारे की रूल्स हैं इनको आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख लेना है अपनी बुक पे, बेशक लिख लें, बेशक अपनी कॉपी पे इनको लिख लें, ताकि आपको पता हो हमने ये चीजें याद करनी है। पूरा पैराग्राफ रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी, हैंडलिंग सब्सटेंस। हैंडलिंग कहते हैं हैंडल करना चीजों को, ठीक है। तो हैंडलिंग सब्सटेंस में सबसे पहले आपने कौन सी चीज यहाँ पे लिखनी है कि ये आपने लिखना है, डोंट ब्रिंग एनी फूड आइटम इन दी लैब। आपको कोई भी चीज लैब के अंदर नहीं लानी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई भी चीज लैब के अंदर लाएंगे खाने पीने वाली, तो वो अगर किसी भी केमिकल के ऊपर गिर जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। नेवर टेस्ट और स्मेल एनी कंपाउंड और गैस, यानी कि कोई भी केमिकल जो भी आपको मिला है टेस्ट नहीं आप करेंगे, उसको जुबान पे नहीं लगाएंगे या उसको स्मेल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इतने ज्यादा क्रूसिव होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपने उसको टच कर लिया तो वो आपके हाथ को जला सकते हैं, ठीक है। If it is necessary to smell a gas, it always advised to drift the fumes or vapors toward your nose। कहते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो कि आपने गैस को स्मेल करना है, यानी कि अगर आपका रिएक्शन इस तरह का है कि आपने इसको स्मेल करके बताना है इसकी स्मेल कैसे की है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका एक थोड़ा सा वेपर अपने हाथ पे लेके या किसी भी जैसे उसने बताया होगा इंस्ट्रक्टर ने लेके, तो उसको चेक करना है। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी बोतल को अपने नाक के पास ले आओगे तो उसको सूंघना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं आपने करना, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको पॉइंट्स प्रॉपर मार्क करवाए हैं, आपने भी इनको इसी तरह मार्क करके नंबर 1, नंबर 2 हेडिंग दे के लिख लेना, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट पेज, इसमें हमारे पास हेडिंग आ रही है, वेस्ट मैनेजमेंट इन दी लेबोरेटरीज। यानी कि जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो जाहिर बात है काम करते हुए कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो हमने जाया करना होता है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कचरा वगैरह, ठीक है। अब वो वेस्ट, वो कचरा जो आपने फेंकना है वो आप कहाँ फेंकेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आप लोग खाने पीने वाली चीजें जब खत्म हो जाता है रैपर वगैरह कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में। लेकिन ये जो केमिकल वेस्ट है जो लेबोरेटरी के काम के बाद बचता है वेस्ट आपका, उसको फेंकते वक्त हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है वो सारे केमिकल्स होते हैं, उनका वेस्टेज जो है उसमें भी थोड़े बहुत केमिकल्स होंगे।
तो अब आप उनको ऐसे ही किसी जगह पे नहीं फेंक सकते, उनका केमिकल रिएक्शन हो सकता है और उससे नुकसान हो सकता है, आग जल जाएगी या कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाएगा जो कि बाद में नुकसान का बायस बनता है। ठीक है, उसके लिए जो हैजर्ड्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर हमने उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो स्टार्ट से आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो पॉइंट्स आपने याद करने हैं वो आपको बताती हूँ। Warning signs are displayed when unusual hazardous materials, hazardous equipment or special condition are accepted। कहता है ये वार्निंग साइन जो इस तरफ लगे हुए हैं, इस तरह के वार्निंग साइन लगे होते हैं, डिस्प्ले किए होते हैं जब कोई नुकसानदा चीज होती है या ऐसा मटेरियल होता है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, इक्विपमेंट वगैरह, तो या कोई स्पेशल कंडीशन हो, तो ये सारे जो हैं इनको आपके सामने डिस्प्ले हम कर देते हैं। डू नॉट प्योर केमिकल, जितने भी प्योर केमिकल होते हैं, डाउन दी ड्रेन्स, डू नॉट यूटिलाइज दी केमिकल वेस्ट डिस्पोजल। कहते हैं जितने भी आपके केमिकल प्योर हालत में हैं उनको पहले आपको इम्प्योर करना चाहिए, फिर आप उनको फेंकना चाहिए। ठीक है, जो प्योर केमिकल है उनको डायरेक्ट आप ड्रेन्स यानी कि नालियों में नहीं भेज सकते। ओके, उसके अलावा उसने बताया कि आप उनको प्योर है तो इम्प्योर करके फिर भेज सकते हैं। पहला पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। सेकंड आप यहाँ से लिख लीजिएगा ये हेडिंग देख सकते हैं आप केमिकल वेस्ट की। ठीक है, लेबोरेटरी कैन बी डिस्प्लेड डिस्पोज्ड, आपने लेबोरेटरी में जो केमिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज करेंगे ऑफ इन अ स्फीयर और ट्रैश बिन इफ दे आर नॉट हैजर्डियस मटेरियल, यानी कि आप उसको डस्टबिन वगैरह में फेंक सकते हैं जब अगर वो आपके लिए हैजर्डियस नहीं है, यानी कि नुकसान का बायस नहीं बनता। ओके, तो ये आपका केमिकल वेस्ट के बारे में उसने पॉइंट बताया है। आगे नीचे उसने बताना है आपको हैजर्डियस वेस्ट होते हैं उनका हमने क्या करना होता है। यहाँ पे पहले ये वाला पॉइंट भी देखिएगा, एसिड एंड बेस आर फर्स्ट न्यूट्रलाइज फॉलोइंग बाय डिस्पोजेबल वगैरह, यानी कि आपने उनको फेंकने से पहले, डस्टबिन में फेंकने से पहले एसिड बेस को कंबाइन करके उनको न्यूट्रलाइज करना है। यानी कि अगर कोई एसिड वाली चीज है जो आप फेंकने लगे हैं तो उसके अंदर बेस को मिलाकर उसको जो है न्यूट्रल कर दो। अगर कोई बेस की चीज है जिसको आपने फेंकना है तो उसके अंदर एसिड मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज करके फिर जो है आपका वो वेस्ट आप फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी कीजिएगा क्योंकि ये भी मुझे अच्छा लगा है। उसके बाद है हैजर्डियस वेस्ट, यानी कि आपका जो वेस्ट है उसको किस तरह आपने फेंकना है जो कि नुकसान का बायस बन सकता है। मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट टू द हैजर्डियस वेस्ट डिस्पोजल साइट। अब आप लोगों को उन्होंने जो है ना इस तरह का वेस्टेज भी दिया होता है, यानी कि एक डस्टबिन वगैरह दी होगी जिसके अंदर आपने उस तरह का मटेरियल फेंकना है जो कि अभी आपने न्यूट्रलाइज भी नहीं किया और उससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए फिर वो एक आपको डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे इस तरह की जो आपने उसके अंदर मटेरियल सारा फेंकना होता है। ठीक है, तो ये हैजर्डियस वेस्ट के लिए उसकी हेडिंग आप यही दे लेंगे। ओके, अब यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, द केमिकल विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दिस सेफ्टी, यानी कि ऐसे केमिकल जिनके लिए जिनको यूज करते हुए हमारी सेफ्टी का होता है, हमें खतरा के लिए सेफ नहीं है। ऑफ द वर्कर्स आर क्लीनिंग एजेंट्स, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, पेंट्स, कंप्रेसिबल गैस, ये सारी वो बता रहे हैं जो कि हमें सेफ्टी का प्रॉब्लम दे सकते हैं। सिलेंडर, मिनरल एसिड, क्रेनोजेनिक केमिकल एसिड्स, ये सारे जो एसिड हैं जो नुकसान का बायस बन सकते हैं, इनको हैजर्डियस वेस्ट में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट आपका हैजर्डियस वेस्ट वाला है जो कि फिर हमने इसको डिस्पोजेबल साइट पे जाके फेंकना होता है। ठीक है, ये इसने यही बोला था ना, डिस्पोजेबल साइट्स वगैरह होती है वहां पे हमने इसको फेंकना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये सेफ्टी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये हेडिंग होगी आपकी, recognize hazard which are commonly encountered in the laboratory, help to identify and minimize many of the health and safety problems। यानी कि अपनी लेबोरेटरी के अंदर आप चेक करें कौन कौन से ज्यादा हैजर्ड वाले हैं केमिकल्स, उनके लिए फिर अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके जो हैजर्डियस मटीरियल है उनका उस पॉइंट को कम करेंगे, वो कम नुकसान का बायस बने। ठीक है, मोस्ट हैजर्ड्स which we might face while working in the laboratory fall into the following categories। अब ये आपने याद नहीं करना, बस आपको बता रहे हैं कि आगे भी कुछ इस तरह के हैजर्ड्स आ सकते हैं जो कि आपको बताने लगे हैं। नंबर 1 है हमारे पास केमिकल हैजर्ड इन लेबोरेटरी। केमिकल का मतलब ही क्या होता है, जो कि आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन तौर पे करना है और उसमें जो है हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स होंगे। ठीक है, तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि आग लगाने के बायस बन सकते हैं, एंड एक्सप्लोसिव यानी कि
वो धमाका वगैरह हो सकता है उनकी वजह से, केमिकल हैजर्ड्स, ठीक है। तो अब वो बताने लगे आप लोगों को। टू स्टार्ट वर्किंग इन अ लेबोरेटरी क्यूरीज ग्रेट केयर एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड गुड अटेंशन। जब भी आपने लेबोरेटरी के अंदर क्या काम करना है तो आपने ये जरूर रिक्वायर कर लेना है कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल हों और आपकी अटेंशन जो है वो काम के ऊपर हो जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपका स्टार्ट होने लगा असल काम जो आपने याद करना है, वो आपने यहाँ से करना है। इफ flammable and explosive chemicals are not handled in a safe and competent manners, they can cause acute health problem। यानी कि जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आग पकड़ सकते हैं या एक्सप्लोयर कर सकते हैं, यानी कि धमाका वगैरह उनसे हो सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखना होता है, नहीं तो उनकी वजह से आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। These problems may be include burn, यानी कि जल सकते हो आप, आइज इंजरी, हो सकता है कि आपने कोई ऐसा केमिकल पकड़ा है जो कि एकदम धमाका करेगा तो उससे आपकी आंखों के अंदर भी कुछ जाने का खतरा हो सकता है, आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। लंग डिजीजेस, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि धुआं छोड़ते हैं, यानी कि जब आग लगने लगती है तो धुआं पहले आता है ना, उस धुएं की वजह से आपकी लंग्स को भी इंफेक्शन हो सकती है क्योंकि वो धुआं आपकी लंग्स में जाएगा। एंड सफोकेशन, यानी कि आपको सांस लेने में भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आपने लिख लेना है कि कुछ ऐसे हैजर्ड होते हैं जो कि फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उनके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको बताने लगे हैं कि कौन कौन से वो ऐसे हैं केमिकल जो कि एक्सप्लोसिव होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लेमेबल होते हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ उनके हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेना है। पहले इसकी हेडिंग दे दीजिएगा, ये एक्सप्लोसिव केमिकल है। केमिकल दैट कॉज अ सडन रिलीज ऑफ प्रेशर गैस एंड हीट व्हेन दे एक्सपीरियंस सडन स्ट्रोक शॉक आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव केमिकल्स। यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि हमें बहुत ज्यादा गैस के रिलीज होने का हमें पता चलता है उससे, या हीट के रिलीज होने का, तो वो एक्सप्लोसिव होते हैं। उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द एक्सप्लोसिव केमिकल्स, ठीक है। तो फिर आपने बताना है कि ये होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। जैसे उसने बताया एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये पिक्रिक एसिड है, उसके बाद 2,4 डाई नाइट्रोफाइल हाइड्राजीन बेंजाइल प्रीऑक्साइड नाइट्रोसेलुलोज ईटीसी। ये जो जितने भी इसने बताए हैं ये आप प्रॉपर इनको लिख के याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतनी अच्छी तरह आप लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लेमेबल बताने लगे हैं कि जो आग पकड़ सकते हैं वो कौन से हैं, और मिक्सचर्स आर दोज व्हिच हैव द फ्लैश पॉइंट, यानी कि आग जलने का पॉइंट होता है उनके पास अराउंड रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, जिस कमरे में हम काम कर रहे हैं, जिस लैब में हम काम कर रहे हैं उसी के टेम्परेचर के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल कंपाउंड आर ईथर, उसके बाद मिथाइलेट स्पिरिट और बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल ईटीसी। यानी कि पेट्रोल का भी आपको पता है रूम टेम्परेचर पे ही जल सकता है, ईथर भी है, उसके बाद मिथाइल स्पिरिट वगैरह, स्पिरिट भी आपको पता है इनसे भी नुकसान का बायस बन सकते हैं ये भी। अब नीचे वाला जो है वो बेशक आप याद ना भी करें, कोई इतना जरूरी नहीं, बस वो बता रहे हैं कि इफ यू एवर कम अक्रॉस अ केमिकल दैट सस्पेक्ट टू एक्सप्लोड, डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव द कंटेनर टू अवॉइड शॉक। कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होने लगा है तो उस कंटेनर को आपने दूर करने की कोशिश नहीं करनी या मूव करने की कोशिश नहीं करनी। उसके बाद क्या होगा, एक्सक्लूसिव कैन कॉज डैमेज टू पीपल, विंडोज, टेबल ईटीसी। ये वो चीजें हैं जो कि नुकसान का बायस बन सकते हैं जब धमाका होगा, तो उस लिहाज से उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप बेशक ना याद कीजिएगा क्योंकि ये तो कॉमन चीजें हैं, वैसे भी हमें पता होती हैं। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए वो आपने याद करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपने किस किस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट वाइज खुद ही उन्होंने लिखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको रीड कर लेते हैं। obtain a prior अप्रूवल फ्रॉम योर टीचर, यानी कि आप अपने टीचर से अप्रूवल लो काम करने से पहले। ऑलवेज यूज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द केमिकल, अगर कोई भी केमिकल आपने यूज करना है तो उसकी थोड़ी क्वांटिटी लो। ऑलवेज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्यूम हुड, यानी कि आप कोशिश करें कि जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो इस तरह का हो कि वो
आप लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हो, ठीक है। रिमूव ऑल अदर केमिकल एंड अपरेटस अराउंड यू, यानी कि अगर आप कोई भी केमिकल का प्रोसेस करने लगे हो तो उसके इर्द गिर्द जितना भी अपरेटस है उसको पीछे कर दो, जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ वही आपके पास होनी चाहिए। इन्फॉर्म अदर पीपल वर्किंग विद यू, जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने लगे हैं। ऑलवेज वेयर सेफ्टी, ऑलवेज यूज सेफ्टी, आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। ग्लव्स पहने, लैब कोट पहने, जितनी भी चीजें आपको दी जाएंगी लैब के अंदर यूज करने के लिए वो सारी चीज आप पहने ताकि आपको जो है नुकसान ना हो। ऑलवेज कीप फ्लेमेबल कंपाउंड अवे फ्रॉम हीट सोर्स, जितने भी ऐसे कंपाउंड है जिनको आग लग सकती है उनको आग से दूर रखें। प्योर दी फ्लेमेबल लिक्विड वेरी केयरफुली, जितने भी लिक्विड्स हैं उनको केयरफुली आप यूज करें। उसके बाद प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एनी हैजर्डियस वेस्ट, जितना भी वेस्ट हो जिससे नुकसान हो सकता है उसको आपने प्रॉपरली जो है किसी भी यानी कि एरिया पे आपने जहाँ पे भी उन्होंने बोला है रखना है तो उसको आप फेंक सकते हैं। डू नॉट स्टोर द फ्लेमेबल लिक्विड इन रेफ्रिजरेटर, जितने भी लिक्विड है उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख के इनको अच्छी तरह याद कर लेने हैं जितने भी प्रोसेस उसने बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और उसने बताया है क्रोसिव हैजर्ड्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्रोसिव होते हैं, जिनको अगर क्रोसिव का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लिविंग टिश्यू को उन्होंने टच किया है तो उसको वो खत्म कर देंगे, वहां से जहां से वो टच करेंगे वहां से जला देंगे या वहां से आपको रिएक्शन हो सकता है, उतना उतना हिस्सा जल सकता है, ठीक है। क्रोसिव केमिकल अटैक द लिविंग टिश्यूज, यानी कि ऐसे केमिकल होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद देम, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी क्रोसिव केमिकल की। उसके बाद उसने बताया सच केमिकल्स अटैक आइस, स्किन एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्स, यानी कि जितनी भी आइस या लंग्स वगैरह जितनी भी चीजें आपके कांटेक्ट में आती हैं इन केमिकल्स के उन सबको वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी और गैस में भी, ओके। तो ये चीज आपने याद करनी है। इसके बाद नीचे वाला मैं आपको रीड करवा देती हूँ लेकिन बेशक आप उसको याद ना कीजिएगा, ठीक है। एंड इन द इंटेस्टाइन एज वेल, यानी कि हमारे जो सिस्टम के अंदर प्रॉपर ये हमें नुकसान का बायस बन सकते हैं जब हम इसको स्मेल वगैरह करेंगे, क्योंकि अगर गैस की हालत में तो हम इसको स्मेल कर सकते हैं तो वो तो फौरन ही हमारे ऊपर रिएक्शन हो जाएगा। whenever you can work with corrosive chemicals where ग्लव्स वगैरह, यहाँ पे सारा कुछ आपको बताने लगे। अगर गैस की फॉर्म है तो फिर तो आपको पूरा वो एक सूट मिलता है वो पहनना होता है, आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में, ठीक है। कि जो लैब में काम करने होते हैं केमिकल लैब अगर हो तो उनको प्रॉपर एक सूट मिलता है जिसमें ऑक्सीजन भी उन्होंने पीछे लगाई होती है कि यानी कि आपने ऑक्सीजन भी उस सिलेंडर से लेनी है, आपने अपने रूम टेम्परेचर को जरा सा भी अपने नाक में नहीं जाने देना गैस को, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि ऑलरेडी आपने ऊपर भी पढ़ी हैं वैसे ही यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। क्रोसिव केमिकल कैन बी यूज इन अ फ्यूम कैप बोर्ड टू अवॉइड द ब्रीथिंग इन क्रोसिव वेपर्स, ठीक है, क्रूसिव वेपर्स। दूसरा बताया कि आपने जब भी काम करना है तो आपने प्रॉपर उसको इस तरह का कैप बोर्ड रखना है, यानी कि प्रॉपर ढका हुआ काम हो, आपके बिल्कुल भी नाक में जो है वो ब्रीथ करते वक्त या सांस लेते वक्त आपके मुंह में जो है वो क्रूसिव वेपर्स वगैरह ना आ जाए, क्योंकि उसने बता दिया था कि ये बिल्कुल टच होते साथ ही ये रिएक्शन कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने इस तरह के काम जो है अपनी लेबोरेटरीज में करें जहाँ पे बिल्कुल वो एक कैप बोर्ड बना हो, इस तरह का हो कि आपके बिल्कुल भी मुंह में कुछ भी ना आ जाए, ठीक है। वाइल मिक्सिंग दी कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर, जब आपने वाटर को मिक्स करना है किसी एसिड के साथ, ऑलवेज ऐड अ एसिड स्लोली टू वाटर एंड नॉट वाइस विसा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही स्लोली स्लोली एसिड को वाटर के अंदर मिलाना है और इसका उल्ट नहीं करना, यानी कि वाटर को एसिड के अंदर आपने नहीं मिलाना, ओके। इसके बाद उसमें बताना है इंश्योर आइज वॉश एंड इमरजेंसी शावर इज अवेलेबल, कोशिश करें काम करने के बाद फौरन आप शावर लें ताकि आपका जो है वो अगर हल्का फुल्का भी कोई केमिकल लगा है तो वो रिमूव हो जाए। वॉश द इफेक्टिव एरिया विद द सोप एंड वाटर एंड सीक मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसने बोला अगर कोई जरा सा भी आपके हाथ पे कहीं पे भी टच हो जाता है तो फौरन उसको वॉश करो सोप से और उसके बाद जो है वो डॉक्टर वगैरह को चेक करवाओ अगर इमरजेंसी हो जाती है यानी कि ज्यादा लग जाता है तो फिर। इसके बाद आपकी एग्जांपल में उसने बताया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ क्रोसिव केमिकल्स और मिनरल एसिड इंक्लूडिंग HF, ये भी उसने एक बता दिया आपको। साथ उसने बताया है
कॉस्टिक अल्कलाइंस, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे है गैलिकल ईटीसी। ये सारे उसने बता दिए आपको। और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज क्रूसिव हैजर्ड्स या व्हाट आर द क्रूसिव हैजर्ड, तो फिर आपने बता देना है कि ये उसकी डेफिनेशन है और साथ में ये उसकी एग्जांपल्स हैं। हैजर्ड्स जब वो पूछेंगे तब आपने बताने हैं, या सेफ्टी प्रिकॉशंस जब वो पूछेंगे तब आपने बताने हैं, अदरवाइज आपने नहीं बताने। ओके, तो नीचे आपके पास आ जाएगा टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड्स क्या है। तो टॉक्सिक का आपको पता चल गया है, इस तरह के मटेरियल हों जिनकी वजह से आपकी हेल्थ को इशू हो तो वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, और टॉक्सिक केमिकल इज अ पॉइजनस मटेरियल, यानी कि उसमें जहरीला मटेरियल होता है विच इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ का इशू हो जाता है। उसकी एग्जाम्पल में है मर्करी, बेंजीन, क्लोरीन, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रो हाइड्रोजन साइनाइड एंड सम एग्जांपल्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो ये सारे उसने एग्जांपल बता दी हैं और ये आपने याद कर लेनी है। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड्स का, फिर आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आएगा फॉलोइंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जो कि आगे उसने, और कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जैसे आगे आपने की हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस, वैसे ही यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद वेयर ग्लव्स वगैरह वही सेम बार बार वही है कि आप ग्लव्स पहने, अपने उन एरियाज को छुपा के रखें जिन पे केमिकल लगने का खदशा होता है, अकेले काम ना करें। देखें, डू नॉट वर्क अलोंग, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, यानी कि ये बार बार आ रहे हैं। जब आप एक दो कर लेंगे अच्छी तरह याद, फिर आपको ये वाले याद करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सीक इमीडिएट medical aid of you think maybe have exposed to poisonous substance, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई ना कोई ऐसा टच कर लिया है मटेरियल जो पॉइजनस था, तो फौरन आप जाके डॉक्टर वगैरह को चेक करवाएं। ठीक है, तो ये वो ही बात अगेन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिव केमिकल हैजर्ड्स। तो रिएक्टिव केमिकल हैजर्ड्स कौन से होते हैं जो कि फौरन रिएक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज के कांटेक्ट में आपके साथ ही। ठीक है, तो व्हेन यहाँ से आपने याद करना है, व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर नॉट प्रॉपर्ली परफॉर्म दे मे कॉज अ फायर एक्सप्लोजंस एंड एज दे मे evolve the dangerous gases। कहता है जब इस तरह का मटेरियल हो जिसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ प्रॉपरली, तो फिर वो आग भी लगा सकता है, धमाका भी हो सकता है, और इस तरह की गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं जो आपकी लंग्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, these reaction may result to an extreme डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि इससे जानी और माली दोनों नुकसान होने का खदशा हो सकता है। ओके, तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद एग्जांपल्स आ रही हैं। एग्जांपल ऑफ आर रिएक्टिव केमिकल्स आर कैल्शियम हाइड्रेट, NaLi, उसके बाद ये सारे उसने बताए हुए हैं। बेशक आप इनको लिख के एक दफा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन भी आपको याद होंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें जितने ज्यादा याद होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। फिर इसके भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि आपने किस तरह से ध्यान रखना है। वो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि हैंडल करें केमिकल को अच्छी तरह, केयर के साथ। आप लोगों ने एक दूसरे को बताना है कि हम यूज करने लगे हैं, स्ट्रेटजी यूज करें। आप लोगों को केमिकल को यूज करते वक्त प्रॉपर उसका प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप यूज कर लेंगे तो फिर आपने ग्लव्स यूज करने हैं। उसने बताया यूटिलाइज शील्ड एंड हैवी ग्लव्स, यानी कि मोटे ग्लव्स यूज कीजिएगा, ब्रीक वाले ना यूज करें। मिनिमाइज द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे भी कम लें, थोड़ी क्वांटिटी में लें। उसके बाद आप लोगों ने जो है एक शील्ड यूज कर लेनी है, जो कि आपको शील्ड आपको पता होगा ना, अपने आगे एक सेफ्टी के लिए लगा दी जाती है जैसे दीवार की तरह होती है। ठीक है, वैसे ही सेफ्टी का कोई भी मटेरियल आपके आगे होना चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो। ठीक है, आफ्टर यूज द केयरफुली डिस्पोज ऑफ, यानी कि जब आप यूज कर लेंगे उसके बाद इसको क्लियरली आपने वॉश आउट कर देना है चीजों को, जितने भी डेंजरस मटेरियल है उनको फेंक देना डस्टबिन वगैरह में, या जहाँ पे भी उसने आपको ट्रैश बॉक्स वगैरह दिए होंगे उनके अंदर। ठीक है, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपके गेन आ चुके हैं। इसके बाद आएगा रेडिएशन हैजर्ड्स। तो रेडिएशन वाले भी कुछ केमिकल होते हैं जिनके अंदर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं। ठीक है, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, काफी जगह पे आपको ये रेडिएशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। व्हेन अ पर्सन इज exposed to a high dose of radiation, it can damage the functioning of tissues and organs and can cause the vomiting, radiation burn, hair loss and radiation syndrome।
अब यहाँ पे उसने बताया आपको कि अगर कोई भी बंदा जो है वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके जो टिश्यू हैं या ऑर्गन हैं उनको जो है मसला हो सकता है। उसके अलावा वॉमिटिंग का इशू हो सकता है, रेडिएशन बर्न यानी कि जलने का मसला हो सकता है कि आपके हाथ जल जाए उन रेडिएशन की वजह से, या फिर अगर आपके बालों पे वो रेडिएशन पड़ रही है तो हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी रेडिएशन है वो हेयर लॉस का भी बहुत बड़ी वजह बनती है। एंड रेडिएशन सिंड्रोम वगैरह, तो ये सारी चीजें उसने बताई हैं कि आपको इतने इश्यू हो सकते हैं अगर आप जरा सा भी इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर उसने बताया सोर्स कौन कौन सा है, कहाँ से ये रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन मटेरियल दैट इमिट अल्फा बीटा पार्टिकल्स inflict extreme damage when inhaled or injected. Gamma rays cause the internal injuries, and medical X-rays produce the ionizing radiation when can affect the living tissues. तो आप जब भी एक्सरे करवाते हैं तो उसके लिए लिविंग टिश्यू को भी मसला होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें उसने बताई हैं यहाँ पे साथ साथ उसने बता दिया कि इनके मसले क्या क्या है, क्या क्या ये इशू कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे राइट कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको अगेन वही बताया जाएगा, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में ना आए, शील्ड यूज करें, ठीक है। ये आपको अब मैं रीड नहीं कराऊँ क्योंकि काफी दफा हमने रीड कर लिया, तो अब आपके लिए इजी हो गया, अब आपने बस इसको लर्न कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एसोफिकेशंस हैजर्ड, यानी कि ऐसे हैजर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम जो है वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश वगैरह हो सकते हैं या हमें चक्कर आ सकते हैं, ये उस तरह के, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ हैजर्ड्स इन व्हिच अ गैस और वेपरस कैन कॉज द अनकॉन्शियसनेस और डेथ थ्रू सफोकेशन, यानी कि इसकी वजह से हम बेहोश भी हो सकते हैं या फिर सफोकेशन की वजह से हमारी जो डेथ भी कॉज हो सकती है, यानी कि सांस लेने में भी मसला आ सकता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल में उसने यहाँ पे बताया हुआ है। एग्जांपल ऑफ दी केमिकल्स आर कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, एल्गोन, हीलियम, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तमाम गैसेस हैं जो हमारी सफोकेशन की वजह बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में वो यही बता रहे हैं कि नॉर्मल ब्रीथ हम नहीं ले पाते जब ये केमिकल्स हमारे पास हों, इनकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो सकता है जो कि हमारी डेथ का काज बनेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन का लेवल लो होगा तो हार्ट रेट जो है वो हमारे पास जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो है हमारे पास डेथ की वजह बन जाती है, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने जब भी कोई ऐसे का काम करना है तो वेयर अ फुल लैब कोट, वेयर ग्लव्स, उसके बाद जितनी भी ग्लासेस हैं आंखों पे वो पहनने, लॉन्ग जो है आपके पास वो लैब कोट वगैरह होना चाहिए। उसके अलावा जो है कोशिश करें प्रॉपर लैब जो सूट है वो पहन लें आप, क्योंकि आजकल तो आपको पता है पूरे लैब सूट्स मिलते हैं जिसके अंदर उन्होंने जो है आपको फेस के ऊपर भी प्रॉपर वो एक ग्लव सा आ रहा होता है, शीट सी आ रही होती है जिसके अंदर से हमें ट्रांसपेरेंट होता है, नजर आ रहा होता है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द वेस्ट स्ट्रिक्टली, जितना भी वेस्ट है उसको बहुत ही एहतियात से आप फेंकें जहाँ पे भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भी आपको मसला होता है तो फौरन आप मेडिकल केयर वगैरह लें ताकि आपको जो है वो इमीडिएटली ठीक किया जाए, ओके। तो ये आपका सेम वही अगेन आने लगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है जो कि इन्हीं के अंदर से होगी। जैसे वो पूछे वाई फ्लेमेबल लिक्विड आर नॉट स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, क्यों नहीं हम इनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते, क्योंकि उसने खुद बताया है कि उनसे आग लग जाती है, तो बेशक वो आप लैब में भी उसमें रेफ्रिजरेटर में भी रख ले उसका मसला वही रहना है, आग लग सकती है, ठीक है। आप प्रॉपर चीजें ये एक दफा रीड कर लीजिएगा, ये इन्हीं के अंदर से हैं, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा, आंसर भी आपको इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हैजर्ड साइन, यानी कि ये जो आपको साइन नजर आ रहे हैं ये सारे साइन बताने लगे आपको कि ये साइन जिस एरिया में लगे होंगे आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जिस केमिकल के ऊपर ये साइन लगा होगा इसका मतलब है वो फ्लेमेबल है, आपने वहां से थोड़ा दूर रहना है। डेंजरस वाला है, ये रेडिएशन इमिट करता है। टॉक्सिक है, यानी कि आप फॉरन टच में आते ही आपको इसका नुकसान हो सकता है। वार्निंग, क्रोसिव, ये भी वही बात है, क्रोसिव है। उसके बाद ये सिर्फ वार्निंग का साइन है, ये रिएक्टिव का साइन है। लैब कोट वगैरह पहने, ग्लव्स पहने, हाथ धोए, ये सारी चीजें आपको देखने से ही समझ आ रही हैं क्या है। वेयर मास्क, मास्क पहने, उसके अलावा यहाँ पे आपको जाना अलाउ ही नहीं है। वार्निंग दी जा रही है कि ये धमाका हो सकता है, देखिए उसने साथ बताया भी है यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, धमाका हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये उसने सात साइन सारे बनाए हुए हैं, यहाँ से जो है धुआं निकल सकता है, इनके एक्शन से हो सकते हैं ये। तो ठीक है, आप इनको देख लेना है अच्छी तरह, साथ से बताया हुआ है, इन रिएक्शंस को आपने फॉलो करना है, इन साइंस को। और यहाँ पे एक दफा इसको रीड कर लेते हैं क्या वो बता रहे हैं। अ केमिकल लेबोरेटरी इज अ स्ट्रिक्ट एरिया वेयर द बिजनेस रूल्स मस्ट बी we practice to avoid a chance of a deadly accident। यानी कि आपने इन केमिकल्स को जब भी यूज करना होता है किसी केमिकल लेबोरेटरी में, तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं बहुत ज्यादा नुकसान का बायस ना बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर डेंजरस सिचुएशन में बी राइज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल वर्किंग देयर बट फॉर द होल एरिया। यानी कि अगर आप इस तरह का कोई मसला क्रिएट कर देते हैं तो सिर्फ जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये होल एरिया, जितना भी प्रॉपर एरिया होगा जहां तक ये लैब का है, वो सारा एरिया डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इन लेबोरेटरीज क्या आपका पर्पज है, इन लेबोरेटरीज क्या होता है, लेबोरेटरीज में देयर आर सेवरल हैजर्ड्स दैट मटेरियल सेंसिटिव इक्विपमेंट एंड दिस स्पेसिफाइड एरिया फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि किसी भी टास्क को करते हुए आपको एक प्रॉपर एरिया दिया जाता है, उसी के अंदर आपने काम करना है। ठीक है, प्रॉपर वार्निंग साइन एंड ऑफ पोस्ट, यानी कि जितने भी वार्निंग साइन है अंदर जाते हुए बाहर आते हुए हर जगह लगे होते हैं, ताकि आप उनको फॉलो करें, उनको समझें, उनको देखें। ठीक है, टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन entering there must be understand and act according to the mentioned laboratory safety। ठीक है, तो ये साइन को देखते हुए उनको फॉलो करते हुए ही आप काम करेंगे। ट्रैवल साइंस एंड सिंबल्स आर पोस्टेड इन डिफरेंट एरिया ऑफ द लैब। ये सारे साइंस लगे होते हैं डिफरेंट एरियाज पे एंड बॉटल्स पे, ताकि आप इनको यूज करते हुए केमिकल्स को ध्यान रखें, हैजर्डियस केमिकल्स। उसके बाद दी साइन इंडिकेट स्पेशल प्रिकॉशन मस्ट बी ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जब भी आप कोई काम करने लगे हैं तो इन साइन को देखते हुए ही आपने काम करना है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई इन द लेबोरेटरीज। वो क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमें पर्सनली तौर पे तैयार करने के लिए यूज करने चाहिए। तो वो आपको पता है, मास्क हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, उसके बाद फेस शील्ड वगैरह हो सकती है, वही यहाँ पे भी बताने लगे। पर्सनल protective equipment should be made available to the student to face any emergency situation may be rise in lab। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद वो बताने लगे प्रॉपर, ये यहाँ से नीचे वाली लाइन में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इसको पहले आप यहाँ तक कर लीजिएगा कि पीपीई यानी कि जितनी भी चीजें हैं इंसान की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। वो है प्रॉपर आपको मिले, ग्लव्स मिले, लैब कोट मिले, ग्लासेस मिले, या फिर आपको बूट्स वगैरह मिले जो प्रॉपर आपने पहनने हैं। हेयरिंग प्रोटेक्शन यानी कि आपके कानों के ऊपर भी वो प्रोटेक्शन के लिए मिले, और शील्ड मिलनी चाहिए, फेस शील्ड, जो कि फेस को भी आपके प्रोटेक्ट करे। ठीक है, नीचे हमारे पास आ रहा है लोकेशन ऑफ फायर एक्सटेंशन हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो लोकेशन उसकी किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल लेबोरेटरीज यूजिंग सच मटेरियल which are likely to catch the fire during the experiment must have a portable fire extinguisher। यानी कि फिर क्या होना चाहिए कि फायर को दूर करने के लिए प्रॉपर उन्होंने एक एरिया बनाया होगा कि इस जगह पे आपने काम करना है, अगर आग लग भी जाएगी तो वहां पे पूरी सेफ्टी की चीजें होंगी जो फौरन आग को बुझा देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। दिस इक्विपमेंट्स कैन बी क्विकली यूज टू कंट्रोल अ स्मॉल फायर इफ इट इज अप्लाइड बाय अ स्टूडेंट इंडिविजुअली। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक आप इसको करेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है इस तरह जिससे आग लग सकती है, तो वो उस तरह की जगह पे किया जाए जहाँ पे ये सारी सेफ्टी की चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ऑल स्टूडेंट शुड बी वेल अवेयर ऑफ द लोकेशन। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लोकेशन का पता होना चाहिए, कहाँ जाके आपने इस तरह के रिएक्शन करने हैं। वेयर इट इज फायर एक्सटेंशन प्लेस एंड अ ट्रेनिंग सेशन शुड बी हेल्ड टू ट्रेन द स्टूडेंट्स टू नो हाउ द हैंडल अप्लाई ऑफ फायर एक्सटेंशन। जितने भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उन्होंने इसको कैसे यूज करना है, अगर आग लग जाती है तो वो उनको कैसे बचाना है। ठीक है, प्रॉपरली विदाउट एनी पैनिक और हार्म ऑफ एनीबॉडी। यानी कि आप लोगों ने डर नहीं जाना, आपने अपने मसले को हल करने की कोशिश करनी है अगर आग लग भी जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रेनिंग सेशन वाला, ये जरूर कीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है
कि जब आपको किसी भी जगह पे आग वगैरह लग जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपने ये बताना है कि ट्रेनिंग सेशन के जरिए स्टूडेंट को प्रॉपर आगाह किया जाए कि आपने पैनिक में नहीं आ जाना, डर नहीं जाना, आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, उसके बाद बताया जा रहा है सिमिलरली द फैक्टरीज ऑफ अ शावर शुड आल्सो बी मेड अवेलेबल इन द लैब हुज लोकेशन एंड वर्किंग मस्ट बी टोल्ड। ये वही बात अब बताने लगे हैं कि इसी तरह जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए लैब के अंदर वो सारी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे, और कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो हमें इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको हैंडल करना भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही है। नेक्स्ट है हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन इन लैब। कभी भी लैब में अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट शुड मेक दी देमसेल्फ aware of the actions that need to take in case of emergency in the laboratories। वही बात आपको बता रहे हैं क्या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपने लेबोरेटरी के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, आपने खुद को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचाना है। ठीक है, पर्सन इज इफेक्टेड, अगर किसी पर्सन को नुकसान पहुंच जाता है तो उसको कैसे आपने हेल्प आउट करनी है। फॉर दिस पर्पज द पीरियोडिक ड्रिल्स शुड बी हेल्ड विद द कंपल्सरी कंपल्सरी पार्टिसिपेशन, यानी कि आप लोगों को प्रॉपर एक ड्रिलिंग करवाई जाए आपने कैसे किसी भी प्रोसेस को हैंडल करना है। अगर किसी बच्चे को आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए आपने किस तरह से सेफ्टी करनी है, और प्रॉपर इसके लिए जो है ना 2-3 दफा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, इस प्रोसीजर से गुजरने की तैयारी करवानी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट ओनली बी गिविंग लेक्चर्स बट इन्वॉल्व देम प्रैक्टिकली, सिर्फ उनको ओरली नहीं समझाएं बल्कि उनको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अगर किसी बच्चे को आग लग जाती है या किसी बच्चे के ऊपर केमिकल गिर जाता है तो आपने कैसे इसको हैंडल करना है इस इमरजेंसी सिचुएशन को। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रिल, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ड्रिलिंग करवा रहे हैं, फायर फाइटिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स मस्ट बी चेक विद whether they are in proper working order or not। यानी कि जब आप किसी भी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, उसको ड्रिलिंग करा रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही आपका जो है प्रोसीजर के साथ साथ ही आपका इक्विपमेंट भी चेक होगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये ड्रिलिंग जो है फायर फाइटर्स की जरूर करवानी चाहिए। यानी कि जितनी भी ये केमिकली तौर पे यूज होने वाले केमिकल्स होते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए आपको पहले जो है स्टूडेंट को तैयार करना पड़ेगा, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ठीक है, ताकि वो सिचुएशन को हेल्प उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ठीक है, दी फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू टू कॉप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि आपने जब भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है तो आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है, स्टे क्लेम एंड डू नॉट पैनिक, अपने आप को शांत रखो, यानी कि अपने आप को इस तरह रखो कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, डरो नहीं, पैनिक नहीं हो जाओ। अलर्ट पीपल इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब भी आपने कहीं पे देखा है इस मसले को वहां पे आपको दूसरे लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए। इन केस ऑफ फायर क्लोज द डोर टू कन्फाइन फायर्स, यानी कि जब भी आग लगती है तो दरवाजे वगैरह आप जो है क्लोज कर दें ताकि जो फायर है वो ज्यादा बाहर ना फैले, बाकी चीजों को नुकसान ना हो। यूज आ फायर एक्सटेंशन टू पुश डाउन द फायर, आपको पता है हर जगह पे आग बुझाने वाले उन्होंने आले वगैरह ऐसे रखे होते हैं जो कि आग को बुझाते हैं, उसको उठाएं और फौरन आग को बुझाएं। इन केस ऑफ केमिकल इमरजेंसी अडॉप्ट सेफ्टी प्रोसीजर एज मेंशन इन 13.1। पहले भी आपको उन्होंने बताया कि अगर कोई केमिकली तौर पे इमरजेंसी आ जाती है तो वो 13.1 आर्टिकल आपको बता दिया, उसी को फॉलो करें। कॉल एंड असिस्ट द इमरजेंसी स्टाफ, फौरन कॉल करके इमरजेंसी स्टाफ को बुला लें ताकि उस मसले को हल किया जाए। ओके, तो ये आपको समझ आ चुका है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो हमें किन स्टेप को फॉलो करना है, तो वो ये सारे आपने राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगे की पॉइंट्स, और वो आप लोगों को प्रॉपर पूरे चैप्टर को एक दफा रिवाइज करवा देते हैं, और सेम वही है, आपने सेम इनको एक दफा रीड आउट कर लेना है। बेशक इसको याद ना कीजिएगा, सिर्फ एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि पूरे चैप्टर में आपने क्या रीड किया। ठीक है, तो अब आपको चैप्टर नंबर 13 मैंने प्रॉपर करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, और आई होप सो कि आपको वीडियो की बहुत अच्छी समझ आई होगी। जल्दी से इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे लेक्चर को जो है आप लोग डाउनलोड करके नहीं देखा करें, काइंडली आप इसको प्रॉपर वॉच किया करें ताकि आपको जो है इसके समझ आए और साथ में मुझे भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।